नमस्ते। कैसे हो दोस्तों? क्या हाल चाल? सब बढ़िया। बस हम लोग लास्ट टाइम का जो सीवीपी एनालिसिस का हम लोग ने शुरू किया था, वही आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सी, आई एम प्रिपेयर विद दिस स्टफ। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हम लोग ने लास्ट टाइम स्टॉप किया था। आई थिंक यहीं पे स्टॉप किया था हम लोग ने। यही वो जगह थी जहाँ पर हम लोग ने स्टॉप किया था एट दिस पॉइंट। इतना हम लोग ने करके अलविदा कहा था फॉर द लास्ट लेक्चर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इस नए टॉपिक के साथ। आई मीन नॉट एज सच न्यू टॉपिक, क्योंकि ये उसी का कंटिन्यूशन वाला पार्ट कह सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने कुछ प्रिपेयर करके मैंने रखा है ताकि आपका और मेरा दोनों का समय बच सके। तो शुरू करते हैं आज का ये अच्छा सा सेशन। चलो स्टार्ट। तो प्रॉफिट रिक्वायरमेंट, अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए, ये ऑफ कोर्स हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट लेने मतलब प्रॉफिट के ही लिए तो हम लोग बिजनेस करते हैं। वो बिजनेस ही क्या जहाँ पे प्रॉफिट ना हो, वो तो फिर एनपीओ हो गया। तो मतलब अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मतलब मैं एक पूरा का पूरा प्लान करूँगा। बराबर है, मैं पूरा का पूरा प्लान बनाऊंगा कि अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए। अच्छा, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए तो वो मैं कैसे कैसे मैं प्रॉफिट मिलाने के लिए मैं ट्राई करूँगा। तो वो मेरा पूरा का पूरा प्लान बनेगा ना, एक कमाल। तो उसी के लिए मैंने बोला है कि प्रॉफिट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉफिट का एक टारगेट रखूँगा, एक गोल सेट करूँगा दैट आई वांट दिस मच अमाउंट एज अ प्रॉफिट। बराबर। तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि डिज़ायर्ड प्रॉफिट। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है डिज़ायर्ड प्रॉफिट। ये दिख रहा है डिज़ायर प्रॉफिट। ये डिज़ायर प्रॉफिट और कुछ नहीं मगर हम लोग की जो इच्छा है कि सपोज़ मैं इस पर्टिकुलर बिजनेस में हूँ। तो और मैं इतना कुछ तो मतलब मेरा ये बिज़नेस है, मेरे कॉम्पिटिटर्स भी ये समथिंग यही बिज़नेस में है एंड वो लोग भी इतने इतने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो मैं भी शायद उन तक प्रोडक्ट सेल करके इतना मुझे प्रॉफिट बनाकर लाना है, इतना मुझे प्रॉफिट बनाना है। तो उसके लिए हम लोग एक गोल सेट करेंगे जहाँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है टारगेट मॉनेटरी प्रीटैक्स प्रॉफिट रिक्वायरमेंट। टारगेट मॉनेटरी प्रीटैक्स प्रॉफिट रिक्वायरमेंट। अभी हम लोग का है ना, ये रहा। ये जो था ना, ये हम लोग का ये मैंने जो पूरा का पूरा बनाया था, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ना, ये प्रॉफिट तक सीमित नहीं रहता है। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया हम लोग ने, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट किया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट किया, तो प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट तक सीमित नहीं रहता। इसके बाद और एक चीज़ डिडक्ट होगी, वो होगा हम लोग का टैक्स। और टैक्स के बाद तुम लोग के पास बचेगा, वापस प्रॉफिट होगा, मगर ये प्रॉफिट होगा आफ्टर टैक्स, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये तुम लोग का पीबीटी था। ये जो था तुम लोग का, ये पीबीटी था। और ये जो है हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर प्रॉफिट के बाद और एक चीज़ है जो डिडक्ट होने वाली है, वो है हम लोग का टैक्स। एंड वंस दैट टैक्स इज डिडक्टेड, हम लोग को मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी मुझे एक बात बताओ, हम लोग को है ना एज ऑफ नाउ किसके साथ हम लोग का कंसर्न है? वो है ये नॉर्मल वाला प्रॉफिट, जो टैक्स के पहले पहले जो प्रॉफिट मिलता है। तो मैं बोलूँगा कि यार मैं टैक्स के पहले ही इतना अच्छा खासा प्रॉफिट बना लूँ कि सपोज टैक्स भी डिडक्ट हो जाता है। इट माइट बी एनी परसेंटेज, 18%, 21%, कुछ भी हो सकता है, 15%। मगर वो जो टैक्स जो लग रहा है ना, टैक्स जो लग रहा है ना, उसके पहले वाला प्रॉफिट मेरा क्या होगा? तो मतलब वो मैं एक रिकॉग्नाइज करके एक आंकड़ा में समथिंग बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है। हम लोग अगर वापस नीचे आ जाए, यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि टारगेट मॉनेटरी प्रॉफिट, टारगेट मॉनेटरी प्री टैक्स प्रॉफिट। प्री टैक्स, ये प्री टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आप एग्ज़ाम में अगर सॉल्व करने जाते हो तो दो तरह के प्रॉफिट हो सकते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है पोस्ट टैक्स प्रॉफिट।
तो मैंने बोला ना प्रॉफिट रिक्वायरमेंट, दो तरह की रिक्वायरमेंट हो सकते हैं बराबर। कोई बोलेगा कि यार मुझे है ना टैक्स के बाद मेरे हाथ में मुझे इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, टैक्स के बाद मेरे हाथ में मुझे इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, और कोई बोलेगा कि मुझे टैक्स के लगाने से पहले ही मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, बराबर है। सपोज एक पर्सन है एक्स, वो बोलता है कि मुझे 50,000 प्रॉफिट चाहिए, मगर ये मेरा होगा प्री टैक्स वाला कहाँ गया ये देखो प्री टैक्स। ये कौन बोलता है? पर्सन एक्स। कोई पर्सन वाई है, वो बोल देगा कि मुझे पोस्ट टैक्स, मतलब मुझे आफ्टर टैक्स को डिडक्ट करने के बाद मुझे चाहिए 50,000। ये बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। इसको टैक्स के पहले ही 50,000 चाहिए, इसमें से डिडक्ट होगा टैक्स, उसके बाद उसके हाथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत कम रहेगा, समझा? अभी ये अगर बोलता है कि मुझे 50,000 चाहिए टैक्स डिडक्ट होने के बाद, तो उसका प्री टैक्स प्रॉफिट कितना ज़्यादा होगा हम लोग आगे जाके समझेंगे। मगर कहने की बात क्या है कि दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, इतना आप लोगों को समझा कि प्रॉफिट दो तरह के होते हैं। Profits are of two types. One is calculated before tax and one is calculated after tax. फिलहाल के लिए हम लोग प्री टैक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग के सम्स आगे जो आने वाले वो प्री टैक्स पे ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा बेस्ड है, उसके ऊपर बेस्ड है ज़्यादा। अच्छा, इसका एक बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला क्या है प्री टैक्स प्रॉफिट का? ये वापस वही, हाँ, टारगेट वॉल्यूम, याद आ रहा है? वॉल्यूम वैल्यू, वॉल्यूम वैल्यू, वो वही वाला पूरा का पूरा चक्कर है वॉल्यूम और वैल्यू का। टारगेट वॉल्यूम, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क क्या है, वहाँ पे वॉल्यूम जो था वो ब्रेक इवन देखा था, ब्रेक इवन वॉल्यूम ब्रेक, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी वॉल्यूम। यहाँ पे टारगेट की, टारगेट वॉल्यूम, मुझे 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 टारगेट वॉल्यूम कितना है, मतलब सपोज़ मेरा अब हम लोग क्या देखने वाले हैं मालूम है? हम लोग अभी ये देखने वाले कि सपोज़ मैंने डिसाइड कर लिया है, जैसे कि ये पर्सन एक्स ने है, ये जो एक्स पर्सन है ना, एक्स पर्सन इसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे 50,000 का क्या कहते हैं प्रॉफिट बनाना है, मुझे 50,000 का प्रॉफिट बनाना है। तो अब बोलेगा वो कि ये 50,000 प्रॉफिट बनाने के लिए मुझे कितना वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, मुझे कितना वॉल्यूम सॉरी सेल ऑफ करना पड़ेगा। अगर सपोज़ मैं कोई मतलब कोई प्रोडक्ट के अंदर मैं डील कर रहा हूँ, तो मैं कितने प्रोडक्ट सेल ऑफ करूँ तब जाके मेरा ये 50,000 बनेगा। तो वो उसको कैसा पता चलेगा? तो ये फॉर्मूला के मदद से उसको ये पता चलेगा कि उसको कितने वॉल्यूम सेल ऑफ करने हैं। तो देखो यहाँ पर, अच्छा आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा है कि हम लोग ने लास्ट टाइम जब ब्रेक इवन में हम लोग देख रहे थे, ब्रेक इवन करने के लिए, तो मैंने बोला था कि मुझे ब्रेक इवन को कवर करना है, इसलिए मैंने ना यहाँ पर फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे न्यूमरेटर में रखा था। ब्रेक इवन में देखो फिक्स कॉस्ट को मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर में रखा है, न्यूमरेटर, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, वॉल्यूम की बात चल रही है ना, वॉल्यूम की, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को मैंने डिनोमिनेटर में डाल दिया। तो यहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट तो डिनोमिनेटर में जाने ही वाला है बॉस। तो उसको है ना, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को डिनोमिनेटर में डाल देते। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को डिनोमिनेटर में मैंने डाल दिया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है ना, हम लोग को मालूम है कि कभी भी वॉल्यूम की बात होती है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को डिनोमिनेटर में डाल देने का। अच्छा, तो अभी ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में वापस वही, यहाँ पर हम लोग को फिक्स कॉस्ट को कवर करना था, यहाँ पर जो था हम लोग को फिक्स कॉस्ट को कवर करके ब्रेक इवन तक पहुँचना था। वैसे ही यहाँ पर मुझे क्या करना मालूम है? यहाँ पर है ना, मुझे फिक्स कॉस्ट को तो कवर करना ही करना है, फिक्स कॉस्ट को तो कवर करना ही करना है, साथ में प्लस मुझे ये जो मेरा डिज़ायर प्रॉफिट है ना, डिज़ायर प्रॉफिट देखो ये रहा डिज़ायर प्रॉफिट, मुझे उसको भी कवर करना है। किसको? ये जो डिज़ायर प्रॉफिट है ना, डिज़ायर प्रॉफिट, डिज़ायर प्री टैक्स प्रॉफिट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डिज़ायर्ड, डिज़ायर्ड प्री टैक्स प्रॉफिट बराबर है, मैं बोलता हूँ कि ये दोनों चीज़ें कवर हो, उतना मुझे मतलब उतना मुझे वॉल्यूम सेल ऑफ करना है। मतलब इस बार मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा गोल क्या है कि मतलब मुझे फ़िक्स कॉस्ट तो कवर करना ही है, उतना मुझे प्रॉफिट चाहिए। बराबर है कि मेरा एटलीस्ट फ़िक्स कॉस्ट तो कवर हो, जैसे कि रेंट हो गया, एक्स वाई सैलरीज हो गए, मेरे एम्प्लॉयज़ उसको सैलरीज मैंने दी, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जो कुछ भी होगा वो मेरा फ़िक्स कॉस्ट होगा। और उसके साथ साथ ये बोलता है कि तेरा तूने जो टारगेट रखा है ना, टारगेट उसको भी उसमें ऐड कर दे।
हम लोग ने जितना टारगेट प्रॉफिट रखा है, हम मैंने बोला है कि मुझे इतना टारगेट प्रॉफिट मुझे बनाना है, तो मैं उसको भी उसी में ऐड कर देता हूँ ना, ताकि वो पूरा का पूरा कवर कर पाए। और डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, तो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो भी होगा, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मिल जाएगा। उसको मैंने इन लोगों के साथ डिवाइड कर दिया। किन लोगों के साथ? वापस फिक्स कॉस्ट और डिजायर्ड प्री टैक्स प्रॉफिट, मतलब फिक्स कॉस्ट और डिजायर्ड प्री टैक्स प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। मुझे मिल जाएगा मेरा टारगेट वॉल्यूम, मतलब मुझे मेरा एक टारगेट मिल जाएगा कि अगर तुझे सपोज ये क्या बोलता है कॉस्टिंग, कि सून मिस्टर एक्स, क्या बोलता है मिस्टर एक्स, सून तेरे को 50,000 चाहिए ना प्रॉफिट बना के, ₹50,000 चाहिए ना, तो तू क्या कर, 50,000 के लिए यहाँ पर ये जो है ना, तुझे यहाँ पर सपोज इसका आंसर आता है टारगेट वॉल्यूम का, कुछ तो आता है, सपोज आता है 200। एक एग्जांपल दिया है, ये पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर आता है 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स, तो तुझे कम से कम ऐसा, मतलब कॉस्टिंग ये फॉर्मूला बोलता है, फॉर्मूला क्या बोलता है मिस्टर एक्स, अगर तुझे 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए तो तुझे कम से कम 200 यूनिट्स सेल ऑफ करने पड़ेंगे, तब तुझे 50,000 प्रॉफिट मिलेगा, और फिक्स कॉस्ट तो तेरा कवर हो ही रहा है। समझा? बस, इसके ज़्यादा, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये अगर हो गया, अगर ये हो जाता है, तो अभी और एक चीज़ क्या रहेगी? आप लोग ही बोलो। टारगेट ए, ये वॉल्यूम है, तो यहाँ पे क्या आएगा? टारगेट वैल्यू। वही चल रहा है और कुछ नया नहीं। अगर वापस वैल्यू की बात आई है, याद करो नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था डिनोमिनेटर में क्या आएगा। अगर वैल्यू की बात चल रही है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? बराबर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, या तो फिर हम लोग इसको और प्यार से पीवी रेशियो भी बुलाते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो एक ही है, बराबर। वापस ऊपर तो ये सेम ही रहने वाला है बॉस, हो गया आप लोगों का फॉर्मूला बन गया। डिजायर्ड प्री टैक्स प्रॉफिट, डिजायर्ड प्री टैक्स प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। मैंने ना यहाँ पर, मैं तुम लोग को अभी फ़िलहाल के लिए ये पोस्ट टैक्स के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो तुम लोग के पोर्शन में एज ऑफ नाउ है नहीं। तो यहाँ पर पोर्शन में, मतलब पोर्शन की बात ही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो पोर्शन में मैंने यहाँ पर जो देखा है प्री टैक्स प्रॉफिट, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अच्छा, पोस्ट टैक्स को देते हैं तो फिर भी हम लोग उसको प्री टैक्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके पीछे एक रीज़न है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, फिक्स कॉस्ट पहले आप इसको समझ लो, कि ये जो फिक्स कॉस्ट है उसको मैं डिज़ायर्ड प्रॉफिट के साथ ऐड कर रहा हूँ, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो किया है मैंने, रेशियो। देखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पर यूनिट था, यहाँ पे मैं रेशियो कर रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैसे मिलता था? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मुझे मिल जाता था कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, बराबर है। अगर टोटल का रहता, टोटल की बात होती है, तो मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन जितना मेरे पास होता, पर यूनिट की बात नहीं कर रहे, टोटल कंट्रीब्यूशन जितना रहता डिवाइड बाय हम लोग टोटल रेवेन्यू कर देते, फिर भी मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो मिल जाता। तो ये दो तरीके थे जहाँ से मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो मिल जाएगा। अभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो को मैं अगर डिवाइड करता हूँ ये दोनों चीज़ों के साथ, तो मुझे बोलता है ये जो कॉस्टिंग का फॉर्मूला ना, कि अगर सपोज, क्या बोलता है मिस्टर एक्स को, सुन मिस्टर एक्स, तुझे अगर 50,000 का प्री टैक्स प्रॉफिट चाहिए, तुझे अगर 50,000 का प्री टैक्स प्रॉफिट चाहिए, तो तुझे, यहाँ पर हम लोग ने जो एग्जांपल लिया था वॉल्यूम का लिया था, यहाँ पर ये बोलता है कि सपोज इसका आंसर कुछ तो आता है मे बी 5 लैक्स, 5 लैक्स इसका आंसर आता है, 5 लैक्स रुपीज़। तो तुझे कम से कम 5 लैक्स रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। इतना दिमाग में गया? ऐसा कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये फॉर्मूला बोल रहा है मिस्टर एक्स को। किसको बोल रहा है? मिस्टर एक्स को। उसकी ही इच्छा थी ना, ये इच्छा मेरी थोड़ी थी, उसी की इच्छा थी कि मुझे 50,000 का क्या बनाना है, डिज़ायर, ये मेरा डिज़ायर है, मेरी इच्छा है कि मुझे 50,000 का प्रॉफिट बनाना है। प्रॉफिट कभी बनाना है? टैक्स के पहले। टैक्स के पहले मुझे 50,000 का तो प्रॉफिट बनाना ही बनाना है। तो तो बोला कि ठीक है, फॉर्मूला ने बोला कि ठीक है, तुझे इतना प्रॉफिट बनाना है, मैं तुझे हेल्प करता हूँ।
मैं तुझे हेल्प क्या करता हूँ, मैं तुझे हेल्प करके बताता हूँ कि तेरा वैल्यू मतलब कितना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। तो उसने बोला कि तुझे 5 लाख का, ये एक मैंने एग्जांपल लिया है कि 5 लाख का तेरा रेवेन्यू अगर जनरेट होता है तो समझ जाना कि तुझे 50,000 का प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा। इतना दिमाग में गया। तो यही आप लोगों के कुछ कंसेप्ट थे। एंड इसी पे पूरा पूरा फॉर्मूला इन लोग ने दे के रखा है कि कितना समझने में कितना आसान था ना यार। ये तुम लोग बाय हार्ट करोगे मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तुम लोग बाय हार्ट क्यों करोगे? करोगे तो तुम लोग बाय हार्ट क्यों करोगे? क्योंकि ये इतना अच्छा सा मतलब समझ के लेने वाला फॉर्मूला जो है वो तुम लोग को बाय हार्ट क्यों करना है, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। खैर चलो, इसमें हम लोग है ना एक सम सॉल्व करते हैं, तो ताकि हम लोग का जो अंडरस्टैंडिंग है वो और सिंपलर हो जाएगा, और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग को इन लोगों ने देखे रखा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरा 200 है। फिर इन लोगों ने बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट मेरा 130 है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट भी इन लोगों ने दिया है 490। एंड टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट, थैंक यू वेरी मच, इन लोगों ने देखे रखा है कितना दिया है 210, 2,10,000। एंड 4,90,000 मेरा क्या है फिक्स कॉस्ट है। बराबर, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, सब की ज़रूरत पड़ेगी, सब एक एक की ज़रूरत पड़ेगी। चलो, टेंशन की कोई बात है नहीं। सेलिंग प्राइस हम लोग को देखे रखा है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मेरा अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट अगर मुझे चाहिए तो वो कितना होगा। तो बोलता है वही हम लोग का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये पर यूनिट की बात हो रही है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये 200 माइनस 130, -130, तो मुझे मिल जाएगा 70 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 70 रुपीज़, 70 पर यूनिट, ये मेरा क्या है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। यहाँ पे लिखा हुआ है ना पर यूनिट, तो इसलिए मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलेगा। चलो, तो ये मेरा 70 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जनरेट होना चाहिए। एक बार ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मिल जाता है, अब ये काम में आएगा। हाँ, अभी एक और चीज़ ढूंढ के रखते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल गया ना, तो एक और चीज़ ढूंढ लो। वही हम लोग का 70 CMR ढूंढ लेते हैं, CMR। देखो, CMR कैसे ढूंढते थे, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, बोलता हूँ कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन बोलता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बराबर। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरा था 70, सेलिंग प्राइस मेरा आ गया था 200, तो मुझे आंसर मिल जाता है 70। कैलसी वापरवा, 70 डिवाइड बाई 200.35। इजी था, मैं जानता हूँ, 35% ही आंसर आने वाला था, कोई चांस ही नहीं था, मगर रिस्क नहीं लेना है, आगे पीछे कभी भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी कैलसी के आता है रखना। हाँ, तो ये 35% हम लोग का आ गया, ये क्या है हम लोग का, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ और 35%। तो ये जो 35% है ये मेरा CMR मुझे मिल गया। डन, चलेगा। अब हम लोग फाइनली ढूंढते हैं मेरा टारगेट वॉल्यूम। टारगेट वॉल्यूम, ये मेरा जो टारगेट वॉल्यूम है, टारगेट वॉल्यूम के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या था याद करो, अभी हम लोग ने ऊपर देखा था टारगेट वॉल्यूम का फॉर्मूला। टारगेट वॉल्यूम इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस, मैं बोलता हूँ कि डिज़ायर्ड प्री टैक्स प्रॉफिट, ए बराबर है, बस हो गया फॉर्मूला, इतना ही था ना। नीचे डिवाइड कौन करेगा, डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट, डिज़ायर प्री टैक्स प्रॉफिट। ये वॉल्यूम की बात हो रही है, तो डिनोमिनेटर में आएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को मैं डिवाइड करूँगा। फिक्स कॉस्ट मेरा कितना इन लोग ने देखे रखा है, इन लोग ने ऑलरेडी देखे रखा है, देखो यहाँ पे 4,90,000, 4,90,000, तो 4,90,000 प्लस 2,10,000। अब देखो, ये हम लोग ने जो ढूंढ के रखा था ना, ये कितना आसान गिर रहा है। 2,10,000 डिवाइड बाई 70 कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। देखो करो क्या आ रहा है आंसर।
क्या आ रहा है आंसर? 10,000 आ रहा है। 10,000। अभी तुम लोग क्या करो मालूम है? सब लोग है ना यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल डाल दो, ये देखो ऐसा करके रुपीज़ का सिंबल डाल दो। तुम लोग को पूरा ज़ीरो मिलेगा। हाँ। तो ध्यान से पढ़ने का, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये देखो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे रुपीज़ नहीं आएगा, यूनिट्स आएगा। यूनिट्स। इतना दिमाग में जा रहा है? ठीक है, चलेगा। और टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू। वैल्यू की बात कर रहे हैं। अच्छा, वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला वही था, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्री टैक्स प्रॉफिट, प्लस डिज़ायर्ड प्री टैक्स प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, CMR। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हम लोग ने ढूंढा था, 35% आया था हम लोग का। देखो ये रहा 35% हम लोग का। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो 35% आया था। ये देखो ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 35%। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि 4,90,000 प्लस 2,10,000, अभी तो मुझे मालूम है कि ये 7 लैक्स ही है। तो 7 लैक्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरा था 0.35। हमेशा याद रखना, टाइम पास मत करते बैठना 35% फिर उसको परसेंट दबाओगे, डायरेक्टली 0.35 के साथ उसको डिवाइड कर देने का, मतलब तुम लोग का आंसर आ जाएगा। तो तुम लोग का आंसर समथिंग आता है 20 लैक्स का, बराबर। तुम लोग का आंसर आता है, यहाँ पर ये रुपीज़ मारना है, वैल्यू की बात हुई है, रुपीज़ मारना है। 20 लैक्स। ठीक है, चलो। तो ये कुछ तो था तुम लोग का पूरा सम। अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये कहता क्या है कि देख भाई, अगर तूने बोला है ना कि तेरा तुझे चाहिए टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट 2,10,000 का, ठीक है मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। मगर क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुझे, अगर तूने बोला है कि तुझे टारगेट प्रॉफिट चाहिए, तो अगर तूने बोला है कि तूने प्रॉफिट सोच के रखा है कि मुझे टारगेट, मुझे मेरा गोल है, तो साथ में तू ये भी गोल बनाना कि अगर तेरा गोल है प्रॉफिट इतने का, तो तेरा गोल होना भी चाहिए कि तू कितने क्वांटिटी सेल करेगा। तो मैं तुझे हेल्प करूँगा ये ढूंढने में कि ये तुझे तेरा ये गोल अचीव करने के लिए, 2,10,000 का प्रॉफिट लेने के लिए तुझे इतने यूनिट सेल करने पड़ेंगे, कितने। तो ये प्रॉफिट, ये फॉर्मूला के थ्रू हम लोग को पता चला कि मुझे 10,000 यूनिट्स सेल ऑफ करने पड़ेंगे। वैसे ही उसने ये भी बता दिया कि अगर तुझे 2,10,000 का प्रॉफिट चाहिए तो तुझे कितना रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। तो बताया कि अगर तुझे 2,10,000 का प्रॉफिट जनरेट करना है तो तुझे कम से कम 20 लैक्स का रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, मतलब तेरा सेल्स उतना होना चाहिए, बराबर। तेरा सेल्स कितना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, वैसे तो देखा जाए तो कॉमन सेंस है, अगर मैं 10,000 का, देखो 10,000 यूनिट्स अगर मैं मेरा टारगेट वॉल्यूम रखता हूँ कि मेरा टारगेट वॉल्यूम है कि मैं 10,000 यूनिट्स बेचूंगा, तो इनटू अगर तुम लोग ये भी करते हो ना डायरेक्ट, ये देखो ये दिख रहा है 200 तो इनटू मैंने डायरेक्ट 200 किया ना, फिर भी मुझे डायरेक्ट 20 लैक्स मिल सकता है। ये तो सपोज़ कि तुम लोग के पास ये कुछ चीज़ें मिसिंग है, तुम लोग को बोला है कि डायरेक्ट वैल्यू निकालो, तो तुम लोग को ये निकालने की क्या ज़रूरत है, तुम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला के थ्रू, by this formula you can directly get this answer, so that's why they have given this formula. Their main intention is to get the answer in a very short way, मतलब बहुत ही शॉर्टकट मैनर में उन्होंने बोला है, उन्होंने हम लोग को हेल्प की है ये फॉर्मूला देके कि हम लोग आंसर निकाल पाए। बाकी यहाँ पर देखो मैंने इसको, ये 200 क्या है, ये सेलिंग प्राइस है रे, यहाँ पे देखो ये 200 सेलिंग प्राइस दिख रहा है, रुपीज़ 200 का सेलिंग प्राइस दिख रहा है, ये वही है और कुछ नहीं है। तो 10,000 इंटू अगर मैं 200 करता हूँ फिर भी मुझे 20 लैक्स मिल ही रहा है, मिल रहा है ना, बराबर है। मगर हम लोग ने यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल लिया है। वैसे ही ये तो अगर 20 लैक्स अगर उन लोग ने मुझे बोला होता टारगेट वैल्यू निकालने के लिए और फिर बाद में टारगेट वॉल्यूम, तो मैं 20 लैक्स को डायरेक्टली मैं डिवाइड कर देता था 200 के साथ, फिर भी मुझे मिल जाता था नंबर ऑफ़ यूनिट्स। सेल्स को मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट के साथ डिवाइड कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ़ यूनिट्स नहीं मिलेगा,
ये मैथ्स ही है, तुम लोग का बहुत सिंपल मैथ्स है और ये बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है, तो इतना कुछ टेंशन है नहीं, बहुत ही सिंपल वाला ये कंसेप्ट था। बराबर है। इसी के साथ तुम लोग का ये कंसेप्ट ख़त्म होता है। कौन सा वाला? ये टारगेट वॉल्यूम वैसे तो ख़त्म नहीं हुआ है, आगे पूरा इसके ऊपर पूरा लिंक है। देखो, टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू। अब ये क्या बोलता है? अब ये बोलता है कि क्या हो कि अगर आप लोगों को प्री टैक्स प्रॉफिट ने ना देते हुए आप लोगों को परसेंटेज बताया गया है। किसका? सेल्स का। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है? मैं बोलता हूँ कि यार मेरा प्रॉफिट जो है वो मैं तय नहीं करूँगा कि 50,000 ही चाहिए, 40,000 ही चाहिए या 1 लाख ही चाहिए, नहीं। इस बार मैं क्या करूँगा मालूम है? इस बार मैं ये करूँगा कि मैं सोच के रखूँगा, अगर मेरा सेल्स इतना होता ना, सेल्स मेरा चाहे कितना भी हो, मुझे ना सेल्स का एटलीस्ट कम से कम 20% तो मुझे प्रॉफिट बनाना ही बनाना है। बराबर है। तो फिर मतलब उस पर्सन को ऐसा है कि मुझे एटलीस्ट दुख तो नहीं होगा। सपोज़ वो टारगेट रखता है कि क्या मुझे 1 लाख का ही प्रॉफिट बनाना है और उसका सेल्स कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हुआ होगा और उसका प्रॉफिट कितना है 1 लाख का, तो फिर भी कुछ मतलब नहीं है। सपोज़ उसका सेल्स होता है 20 लैक्स का, 20-30 लैक्स का, उसमें से वो सिर्फ 1 लाख का प्रॉफिट करता है, तो फिर क्या ही मतलब हुआ? सेल्स देखो और प्रॉफिट देखो। नहीं, तो उसने क्या बोला कि अगर कोई कोई लोग ऐसा सोच के रखते हैं कि मुझे ना मेरा गोल जो है मुझे प्रॉफिट बनाना है, वो मैं अमाउंट वाइज नहीं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा कि मैं सेल्स के परसेंटेज वाइज में अपना गोल रखूँगा। मतलब अगर मेरा फिर चाहे सेल्स कितना भी हो, चाहे वो 2 लाख का ही क्यों ना हो, मगर फिर मुझे इतना सेटिस्फाई रहेगा कि मैं 2 लाख का एटलीस्ट 20% प्रॉफिट तो मैं कमा रहा हूँ। बराबर है। तो कोई लोग ऐसा सोचते हैं, तो टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू। तो मतलब टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट तो मेरा कोई ऐसा तय करके रखता है कि प्री टैक्स प्रॉफिट मुझे चाहिए इतना परसेंटेज। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल। मुझे किसका परसेंटेज चाहिए? मुझे किसका परसेंटेज चाहिए? मुझे सेल्स का परसेंटेज चाहिए। प्रॉफिट मुझे जो चाहिए, ये जो मेरा प्रॉफिट है वो मुझे किसका परसेंटेज चाहिए? सेल्स का परसेंटेज चाहिए। मतलब मैं अगर बोलता हूँ कि सेल्स अगर लेट सपोज से माई सेल्स इज ऑफ 10 लैक्स, माई सेल्स इज ऑफ 10 लैक्स, देन आई वॉन्ट एटलीस्ट 20% ऑफ दिस 10 लैक्स। 20% इज नथिंग बट माई 2 लैक्स। बराबर। वापस, अगर मेरा सेल्स, एक एग्जांपल है, अगर मेरा सेल्स होता है 10 लाख का और मैं बोलता हूँ कि मुझे उसका 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 10 लाख का 20% कितना होता है? 2 लाख। तो ये मैंने क्या किया, 10 लैक्स इंटू 20% किया ना। 10 लैक्स इंटू 20%, ये भी, ये 10 लैक्स मेरा क्या था? सेलिंग, पूरा मेरा सेल्स रेवेन्यू था। क्या था? सेल्स रेवेन्यू। और 20% क्या था? मेरा डिज़ायर्ड मतलब मेरा मेरा ये जो मेरा गोल था, डिज़ायर्ड परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल्स, कि मुझे कितना डिज़ायर थी प्रॉफिट परसेंटेज लाने की। तो मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि सपोज़ तुम लोग को सेल्स रेवेन्यू नहीं दिया तो भी क्या हुआ, क्या ही प्रॉब्लम है? अगर सेल्स रेवेन्यू नहीं भी दिया तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दिया होगा तो भी चलेगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये तो मुझे पर यूनिट के बेसिस में मिल जाएगा। मुझे पर यूनिट के बेसिस पे, सपोज़ मैं बोलता हूँ कि मेरा सेलिंग प्राइस, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरा है 10 रुपीज़ का, और मैं बोलता हूँ कि मेरा रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, ये जो है ना हम लोग ने रेवेन्यू, सपोज मैंने हम लोग के एग्जांपल में मैंने बोला था 20% तो मुझे कम से कम चाहिए, तो मैं 10 रुपीज़ 10 को इंटू 0.2 कर दूंगा। 20% की बात करें ना, 0.2, तो कितना मिलेगा? 10 इंटू 2 रुपीज़। ये तुम लोग ऐसे करो या टोटल बेसिस पे निकालो, एंडिंग में आंसर तो एक ही आने वाला है। ये 2 इंटू इंटू तुम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स करोगे, यहाँ पे तुम लोग को डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सपोज तुम लोग को डायरेक्ट सेल्स रेवेन्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे मैंने सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो होता है ना, ये मेरा सप्पू है। सप्पू समझते हो? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो ये जो मेरा सप्पू है ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू मैं 20% कर रहा हूँ। या तो फिर तुम लोग डायरेक्टली, अगर तुम लोग को सेल्स रेवेन्यू दिया है फिर तो कुछ मगजमारी का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर कोई मगजमारी नहीं है। मगजमारी कभी है? वैसे ये भी मगजमारी नहीं है क्या, ये क्या ही है? मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू मैंने 20% कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? ₹2, इतना दिमाग में गया। ठीक है, चलेगा। तो कहने का क्या है कि यहाँ पर ये मेरा सबसे पहला वाला स्टेप रहेगा, स्टेप 1, कि मैं टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट ढूंढता हूँ। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू रिक्वायर्ड प्री टैक्स प्रॉफिट मैं ढूंढ लूँगा, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। फिर मेरा स्टेप 2 है एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। बराबर, ठीक है, चलेगा। अब ये जो स्टेप 2 है ना, यहाँ पे इसको ध्यान दो। स्टेप 2,
स्टेप टू। अच्छा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम लोग को कैसे मिलता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट की बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ने पहला लेक्चर भूलना नहीं है, ये देखो बेसिक है हम लोग का। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, यहाँ पे मैंने लिखा था सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये दिख रहा है, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलता है। हाँ बस, अभी है ना, इसमें थोड़ा हम लोग ने बोला है कि हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे और उसको बोलेंगे, उसको नाम देंगे एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। वो एडजस्टमेंट उन लोग ने क्या बोला है कि सबसे पहले हम लोग सेलिंग प्राइस को तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को तो डिडक्ट करेंगे, बराबर है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके साथ साथ मैं इसको भी डिडक्ट कर दूंगा। ये क्या है? टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट, स्टेप वन। अच्छा, अच्छा, तो मतलब ये जो टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट पर यूनिट जो मुझे आ रहा है, उसको भी मैं इसमें से डिडक्ट कर दूंगा। ये करने की वजह क्या है? ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। मगर फिलहाल के लिए तुम लोग इतना समझे कि सेलिंग प्राइस में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया, तो मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मुझे मिल गया था। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मिल गया था, मगर इन लोगों ने क्या बोला, हम लोग को कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट नहीं चाहिए, हम लोग को जो चाहिए ना वो है ये एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो तू क्या कर, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट को भी कर, सेलिंग प्राइस माइनस, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को भी माइनस कर, एंड उसमें और एक चीज़ को माइनस कर, वो है तो तेरा ये जो टारगेट प्रीटैक्स पर यूनिट आएगा ना, टारगेट प्रीटैक्स पर यूनिट। हम लोग के यहाँ पे ऊपर के एग्जांपल में 2 रुपीज़ आया था, मालूम है? 2 रुपीज़, एक एग्जांपल लिया था हम लोग ने, तो मतलब टारगेट, ये जो मेरा डिज़ायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट है ना, डिज़ायर्ड प्रॉफिट, मैं डिज़ायर लिखता हूँ, डिज़ायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, उसको मैं डिडक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। देखो यहाँ पर वही है फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट पर यूनिट। टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट, मैंने यहाँ पे पर यूनिट नहीं लिखा है, टारगेट प्री टैक्स एक पर यूनिट है, हाँ। तो तुम लोग कुछ और समझ बैठोगे फिर वापस गड़बड़, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग बोलोगे कि यार ये करने के पीछे कारण क्या है, कारण वो तो बता, पर हम, ठीक है बताता हूँ, सुनो। टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट का को क्यों हम लोग ने डिडक्ट किया, तो ये बोलता है कि तू क्या कर, अभी ये जो ना एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यहाँ पे देखो स्टेप 3 में टोटल फिक्स कॉस्ट जो था, टोटल फिक्स कॉस्ट हम लोग यहाँ पे टारगेट ढूंढ रहे थे ना, टारगेट वॉल्यूम, टारगेट वॉल्यूम, टारगेट वॉल्यूम डिवाइड बाय मैंने एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कर दिया। नहीं समझा? एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन समझा कि नहीं समझा? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, देखो मैं बताता हूँ। एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ना, एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो मुझे यहाँ पे स्टेप 2 में से मिला, एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट तो वो जो मुझे मिला यहाँ पर एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, उसको मैंने डिवाइड कर दिया टोटल फिक्स कॉस्ट के साथ। तो मतलब मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट जितना भी होगा ना, उसमें मतलब मैंने इसको भी डिडक्ट कर दिया, इसको भी डिडक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे इतना चाहिए था ना प्रॉफिट, तो मतलब मैंने उसको भी डिडक्ट कर दिया। फिर बोलता है कि फिर तेरे पास कितना कंट्रीब्यूशन बचा है, तो उसके साथ ही मतलब डिवाइड कर। तो वही मेरा एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ना। वापस बोलता हूँ, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन माइनस में और एक चीज़ करूँगा, वो है मेरा टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन माइनस में और एक चीज़ करूँगा, वो है मेरा टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट। कि मेरा सपोज मुझे मेरा, सब समझो ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज ये जो मेरा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके मेरे हाथ में आता है, सपोज 10 रुपीज़, रुपीज़ 10, को ये मेरा क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। उसमें से मैं और एक चीज़ को डिडक्ट करता हूँ, मेरा डिज़ायर्ड प्रॉफिट सपोज है रुपीज़ 2, तो मेरे हाथ में कितना बचेगा? रुपीज़ 8। हम लोग वैसे नीचे एग्जांपल सॉल्व करने ही वाले, तभी आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली ये रुपीज़ 8 मेरे हाथ में बचता है। कितना है? रुपीज़ 8। तो ये मेरा क्या है? एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो यहाँ पे मैं टोटल फिक्स कॉस्ट को एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के साथ डिवाइड करूँगा। सपोज मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट होता है 20,000, 20,000 मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, डिवाइड बाय मैं 8 करूँगा, तो जो आंसर मेरा आएगा 2,500 का। ये जो 2,500 है, इतने मुझे वॉल्यूम बनाने पड़ेंगे।
अच्छा, ऊपर और इसमें फ़र्क क्या था? इसमें और ऊपर वाले में फ़र्क क्या था? फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं था वहाँ पे। ऊपर है ना, आप लोगों को डायरेक्ट बता के रखा था, ऊपर आप लोगों को डायरेक्ट बता के रखा था कि सुन भाई, तेरा है ना डिज़ायर्ड प्रॉफिट इतना है। उन लोग ने देखे ही रखा था, अमाउंट में उन लोग ने देखे रखा था कि डिज़ायर्ड प्रॉफिट तेरा इतना है। यहाँ पे ना, यहाँ वाले के केस में ये बोलता है कि मुझे ना सेल्स का सर्टेन परसेंटेज चाहिए, मुझे सेल्स का सर्टेन परसेंटेज चाहिए। तो उस केस में हम लोग ने बोला कि ठीक है, तुझे सेल्स का परसेंटेज चाहिए तो मैं सेल्स के साथ सेल्स को मल्टीप्लाई करूँगा उतने परसेंटेज के साथ। तो मुझे आ गया था ये मेरा 2 रुपीज़, ये मेरा 2 रुपीज़ मुझे आ गया था। मैंने जब मल्टीप्लाई किया था सेल्स को हमारे एग्जाम्पल में, तो मुझे 2 रुपीज़ आ गया था। उस 2 रुपीज़ को मैंने ये कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन में से डिडक्ट कर दिया। उस 2 रुपीज़ को कॉन्ट्रीब्यूशन, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मुझे चाहिए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेरा प्रॉफिट मुझे ना मिले। ए, वरना मैं क्या करता मालूम, मैं डिवाइड बाय 10 कर देता था। देखो, 20,000, सपोज ये हम लोग नहीं करते थे तो मैं डिवाइड बाय 10 कर देता था। 2,000, तो मैं 2,000 यूनिट से बेचता था। तो मैं 2,000 यूनिट से बेचता था, तो मुझे ये प्रॉफिट कैसे मिलता था? मुझे ये प्रॉफिट कैसे मिलेगा? कमान यार, जरा सोचो कि ये जो 2 रुपीज़ का प्रॉफिट है, आप लोगों का जो डाउट है ना कि हम लोग ने ये 2 रुपीज़ को इसमें से क्यों माइनस किया, सेलिंग प्राइस, हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये पूरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, इसमें से मैंने ये डिज़ायर प्रॉफिट को क्यों माइनस किया। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अगर सपोज़ ये हमारे नॉर्मल केस में हम लोग 20,000 को 10 के साथ, ये हम लोग ने एक एग्जांपल लिया फिक्स कॉस्ट, और 20,000 इज़ आर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो 20,000 को मैं 10 के साथ डिडक्ट करता था नॉर्मल केस में, जहाँ पे एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था। तो उस केस में मुझे 20,000 ये 2,000 मिलता था। रुको, ये जो है ना, ये जो है ये मुझे 2,000 मिलता था। मगर ये तो मैंने डिज़ायर्ड प्रॉफिट को भी डिडक्ट कर दिया। तब जाके उसने बोला ना कि भाई तुझे अगर प्रॉफिट चाहिए ना 2 रुपीज़ का, मतलब अगर, मतलब तुझे बेसिकली, और तेरा जो 20% का जो टारगेट है कि मुझे सेल्स का 20%, ये तेरा जो टारगेट है, तो मतलब 2 रुपीज़ का अगर तुझे प्रॉफिट चाहिए ना अगर, तो फिर तुझे कम से कम 2,500 का तो मतलब यूनिट सेल ऑफ करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर ले। बराबर है, इतना दिमाग में गया। अभी इतने को क्या कहते हैं, डाइजेस्ट करो। हम लोग आगे एक नया सम सॉल्व करते हैं। चलो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम लोग को यहाँ पे पता है, ये एक हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन है हम लोग का एक यहाँ पर, जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम लोग को दिया है 8, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 4.4 को, यहाँ पे मैंने पॉइंट को जानबूझ के बढ़ा, कहीं पर घाई घाई में 44 दिया, वाह। और सेलिंग प्राइस 8, ऐसा मतलब पागलगिरी नहीं करना हम लोग को। फिक्स कॉस्ट हम लोग को दिया है 9,200, प्री टैक्स, हाँ प्रॉफिट हम लोग को दिया है टारगेट प्री टैक्स, इट इज़ 35% ऑफ सेल। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर हम लोग को सेल्स का परसेंटेज दिया, ये डायरेक्ट दिया हम लोग को प्री टैक्स प्रॉफिट कितना है, डायरेक्ट होता तो हम लोग को बहुत ईजी होता, फिक्स कॉस्ट में हम लोग उसको डायरेक्ट ऐड कर देते थे। बराबर है, मगर यहाँ पे पैसा नहीं दिया है। ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले ना हम लोग एक काम कर लेते हैं, ये जो 35% है ना, वो हम लोग ढूंढ लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे ये जो मेरा टारगेट प्रीटैक्स प्रॉफिट पर यूनिट हम लोग निकालते हैं। टारगेट, ये फर्स्ट स्टेप हम लोग का वही था ना, टारगेट प्रीटैक्स प्रॉफिट। देखो, टारगेट प्रीटैक्स प्रॉफिट पर यूनिट ढूंढना, टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट पर यूनिट। तो हम लोग को मिल जाएगा टारगेट प्रीटैक्स प्रॉफिट, तो 8 × 0.35, ये बराबर है सेलिंग प्राइस इंटू मेरा टारगेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल्स। देखो वही है ना, सेल्स रेवेन्यू, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, देखो हाँ। तो मतलब 8 × 0.35 में करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है आंसर, देखो कितना आंसर आ रहा है। 2.8 आ रहा है, 2.8। तो इतना तो मुझे कम से कम प्रॉफिट बनाना ही है। अगर सपोज मेरा सेल होता है 8 रुपीज़ का, तो उसका 35% मतलब कितना, 2.8। ठीक है, तो ये मेरा स्टेप 1 हो गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेप 1। ये मेरा स्टेप 1 था। अभी सेकंड स्टेप क्या है कि ये मुझे 2 एक बार अगर मुझे मिल जाता है तो उसको मैं क्या करूँगा, डिडक्ट कर दूंगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट में से। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा,
सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस ये जो हम लोग का है ना टारगेट, यही इसी को मैं नीचे ले लूँगा, देखो इसको भी मैं माइनस कर दूँगा। टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट, प्रॉफिट पर यूनिट। तो मतलब ये क्या बोलता है कि भाई तू देख, 8 में से 4.4 को तो माइनस कर ही दे, क्योंकि तुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए। उसमें से एक काम कर दे, इसको भी माइनस कर दे, किसको, 2.8 को। क्यों, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि यार तू उसको साइड में ही रख, उसको है ना साइड में ही रख, कहीं तू उसको भी मतलब उसको भी इसके अंदर गिन लेगा, कंसिडर कर लेगा। मतलब सपोज़ तू उसको माइनस नहीं करता है तो वो कहाँ पे चला जाएगा, मतलब फिर वो भी कंसिडर हो जाएगा और फिर मुझे उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बराबर, यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर वो समझ लिया था। इज इक्वल टू एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट बराबर है। तो वही मुझे ये मिल गया, एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन वापस पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या है? दैट इज़ नथिंग बट योर आंसर क्या आ रहा है, 0.8 आ रहा है क्या? 3.6, 3.6 माइनस 2.8, 0.8 आना चाहिए आंसर। इज इक्वल टू 0.8 बराबर। तो ये तुम लोग का समथिंग आ गया, एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक बार पर यूनिट आ जाता है ना, तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, किसके साथ, किसके सामने हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, देख लो एक बार ऊपर का फॉर्मूला, देखना क्यों है, याद है ना हम लोग को, तो ये याद है ना। देखो हम लोग को एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन स्टेप 2 तो हम लोग का हो गया, अभी स्टेप 3 हम लोग ने उन लोग ने हम लोग को क्या बोला है कि टारगेट वॉल्यूम ढूंढना है। तो टारगेट वॉल्यूम, सुनो, ये जो एक बार ये आ जाता ना, तो इसके साथ हम लोग को देयरफॉर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो क्या था, कंट्रीब्यूशन, रुको, यहाँ पे ना इसको हम लोग नाम देंगे एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। नॉर्मल कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो होता ना, तो वो तो ये सिर्फ 8 माइनस 4.4 दैट इज़ 3.6 डिवाइड बाई 8 हम लोग करते थे, तो हम लोग को नॉर्मल कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो मिलता था। मगर अभी हम लोग को क्या चाहिए, एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो चाहिए। याद करो हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला में वही लगने वाला है, एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो बराबर है। तो एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इक्वल्स टू, मैं बोलता हूँ कि 0.8 डिवाइड बाई 8, 0.8 डिवाइड बाई 8 क्या मिलेगा आंसर, 0.1। एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन 0.1 भाई, 0.1 मतलब, और इसको बोलेंगे 10%, 0.1 मतलब 10% ना। हाँ। तो टारगेट वॉल्यूम मुझे जो है वो चाहिए, तो टारगेट वॉल्यूम इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो मेरा फिक्स कॉस्ट 9200, टारगेट वॉल्यूम 9200, ये मेरा क्या है, फिक्स कॉस्ट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तुम लोग के लिए, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये मेरा टारगेट वॉल्यूम है, 0.8। क्या आ रहा है आंसर, आंसर क्या आ रहा है, 11,500 आ रहा है, 11,500। देखो यहाँ पे है, मैंने भी किया, तुम लोग को लगेगा कॉपी कर रहा है। नहीं मैं कर रहा हूँ, साथ में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है चलेगा, इतना आ गया आंसर 11,500, 11,500 आ गया आंसर। हाँ ठीक है। अब आप बोलोगे कि पर अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इसी में थर्ड में ही और एक है, इन लोग ने और एक चीज़ मांगी है ना हम लोग से, इन लोग ने हम लोग से क्या मांगा है, वैल्यू भी मांगा है। तो वैल्यू इज इक्वल टू 9,200, ये वैसे ही फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो मेरा कितना था, 0.1, 0.1। तो करो 9,200 डिवाइड बाय 0.1,
92,000 आना चाहिए। $92,000। यहाँ पे यूनिट्स, यूनिट्स, और यहाँ पे रुपीस आ जाएगा। कि मतलब देख भाई, तूने बोला ना कि तुझे प्रॉफिट चाहिए। सपोज तेरा पर यूनिट हम लोग के पास था, हम लोग के पास टोटल सेल्स रेवेन्यू नहीं था, तो वो हम लोग को यहाँ पर मिल गया। ये पर यूनिट है। ए, अभी वापस यहाँ पे भी वही वाला चीज़ है, यहाँ पे भी वापस वही वाला चीज़ है। तुम लोग है ना, देखो तुम लोग को एक मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ, तुम लोग वो करो। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट मतलब और कुछ ना हो मतलब। ये एक्सरसाइज मैं तुम लोग को दे रहा हूँ, 11,500 इंटू 8 करो। कि जो 11,500 आया ना, उसको मैंने यहाँ पे, ये क्या है, 8 मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। देखो करो क्या आ रहा है आंसर। मतलब बहुत डिफिकल्ट है ना। कुछ नहीं यार, ये क्या देखे रखा है इन लोग ने। और ये तुम लोग को इसके 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 लिए वो लोग तुम लोग को मार्क्स दे देते, मतलब ये पूरा इतना इतना सम अगर तुम लोग को पूछ लेते थे और इतना तुम लोग को सॉल्व करने को पूछते थे, 4 मार्क्स तुम लोग को दे देते थे आराम से। सबसे पहले तुम लोग को ये बोलते थे टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट पर यूनिट निकालो, 2.8 आया। फिर हम लोगों ने उसको ये पहले ये निकाला कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, इसका 1 मार्क, इसका 1 1.5 मार्क इसका मिल जाता था। वापस से इसका 1 1 मार्क। तुम लोग को मतलब मार्क्स लिटरली ये लोग बांट रहे हैं, ये पूरे के पूरे चैप्टर में। इसमें क्या है डिफ़िकल्ट, इसमें तो इसमें कुछ रोने जैसा है ही नहीं। अब इतना आप लोग को दिमाग में गया। यहाँ पर तुम लोग का ये भी ख़त्म होता है। अभी एक और एक इसमें हैक है। हैक नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा एक और एक कैच है। कैच क्या है कि सपोज तुम लोग को प्री टैक्स प्रॉफिट, अभी सब लोग सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि प्री टैक्स प्रॉफिट हम लोग को देके रखा था अमाउंट में। फिर नेक्स्ट हम लोग ने ये बोला कि प्री टैक्स प्रॉफिट हम लोग देंगे नहीं, प्री टैक्स प्रॉफिट का हम लोग परसेंटेज देंगे कि सेल्स का इतना परसेंटेज तेरा प्री टैक्स प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम लोग ने वैसे ले लिया। अब ये बोलते हैं कि हम लोग तुझे प्री टैक्स प्रॉफिट ही नहीं देंगे, हम लोग तुझे आफ्टर टैक्स प्रॉफिट देंगे। ये सारा फॉर्मूला तो प्री टैक्स प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है ना। तो अभी क्या करेंगे, सारा का सारा फॉर्मूला मेरा जो था वो मेरा प्री टैक्स प्रॉफिट पे ही डिपेंडेंट है। तो उसका भी हम लोग के पास रास्ता है, मस्त। देखो, टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट अगर हम लोग, अगर उन लोग हम लोग को देख के रखते हैं टारगेट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, हमेशा कभी भी याद रखना, ये तुम लोग को फाइनेंस में एफएम में भी बहुत काम आएगा, मतलब सीए वालों के लिए। एफएम में भी बहुत काम आएगा, सीए में यूएस वालों के लिए, सीए में हमेशा कोई भी मतलब किसी भी चीज़ में मतलब कभी भी तुम लोग को कोई भी परसेंटेज को बिफोर टैक्स लाना हो ना, तो उसको मतलब डिवाइड बाई कर देने का। तुम लोग को जितना भी तुम लोग का टैक्स रेट होगा, 1 - तुम लोग का जितना भी टैक्स रेट होगा उसके साथ उसको डिवाइड बाय कर देने का। नहीं गया दिमाग में, नहीं गया, रुको वापस वापस वापस। अगर तुम लोग को आफ्टर टैक्स प्रॉफिट परसेंट, मतलब आफ्टर टैक्स तुम लोग को प्रॉफिट देके रखा है, आफ्टर टैक्स मुझे क्या देके रखा है, प्रॉफिट देके रखा है। अभी मेरा सारा का सारा फॉर्मूला किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके बेसिस पे है, सारा का सारा फॉर्मूला मेरा प्री टैक्स के बेसिस पे है। तो अब ये क्या बोलता है कि तुम लोग क्या करो, बहुत सिंपल है, आफ्टर टैक्स को है ना प्री टैक्स लाने के लिए उसको डिवाइड बाय 1 - टैक्स रेट कर दो। जो कुछ भी टैक्स रेट रहेगा XYZ, चाहे वो 18% हो, 40% हो, 21%, 25%, XYZ, जो कुछ भी तुम लोग का प्रॉफिट परसेंटेज हो, उसको 1 - कर दो। अब आप 1 - प्लीज 25 कोई नहीं करेगा। उधर के उधर तुम लोग को इंस्टीट्यूट आके मतलब धो डालेगा सच में। तुम लोग 1 - 25% कैसे कर सकते हो, 1 - 0.25 बराबर, या तो फिर 1 - 0.18 अगर तुम लोग का कितना भी परसेंटेज होता है। तो ये कॉमन सेंस है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी वैसे तो। सो मतलब टारगेट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो हम लोग का रहता है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1 - टैक्स रेट के साथ, जो कुछ भी हो। ओके ठीक है, चलेगा। तो एक ये एक बेसिक है। अच्छा, एक ये भी ध्यान रखना कि अगर सपोज इन केस बाई चांस अगर तुम लोग को पूछते हैं कि प्री टैक्स तुम लोग का इतना है, तो आफ्टर टैक्स कितना होगा। टैक्स रेट तुम लोग का 40% है और प्री टैक्स तुम लोग का सपोज है 50,000 रुपीज़, प्रॉफिट तुम लोग का प्री टैक्स है 50,000 रुपीज़, तो आफ्टर टैक्स कितना होगा। तो कॉमन सेंस है, इसको वहाँ पे लेके जाओ। इसको है, यही तुम लोग का मैथ्स है। इसको वहाँ पे लेके जाओगे, इंटू करोगे, मतलब प्री टैक्स को इंटू करोगे 1 - टैक्स रेट, तो तुम लोग को मिल जाएगा टारगेट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। ये इतना कंसेप्ट दिमाग में जा रहा है क्या। देखो शांति से देखो इसको, टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट, समझा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी रेडी है,
अभी हम लोग ने मतलब मैंने आपको समझा दिया कि अगर आफ्टर टैक्स दिया होगा तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1 - टैक्स रेट चाहे कुछ भी हो, उससे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं। सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि 1 - टैक्स रेट तो मतलब वो 1 - 40% नहीं करोगे आप। मतलब 1 - में तो कोई कोई मतलब 40 मतलब लिटरली 40 दबा देता है, ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना। खैर चलो, ये हम लोग का ना क्वेश्चन नंबर, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। जगह बहुत है, बहुत जगह है, बहुत जगह है। देखो, अभी यहाँ पर इन लोग ने हम लोग को बोला है कि आफ्टर टैक्स, तो सबसे पहले वाला काम कर लेते हैं कि टारगेट, इसको है ना प्री टैक्स कर देते हैं। ये हम लोग ने इन लोग को जो देखे रखा है ना, इन लोग ने हम लोग को जो देखे रखा है 1,26,000, ये आफ्टर टैक्स देखे रखा है। इसको सबसे पहले हम लोग प्री टैक्स कर लेते हैं। तो टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट को मैं अगर लेता हूँ तो 1,26,000, मेरा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है 1,26,000। उसको मैं डिवाइड करूँगा 1 - टैक्स रेट, जो कुछ भी मेरा टैक्स रेट हो। टैक्स रेट इन लोग ने देखे रखा है 0.4, ये लोग देखे ही रखेंगे, इन लोग का काम ही है ये देना, नहीं दिया तो इन लोग की गलती है। कुछ ना कुछ तो हिंट पका दिया होगा, और हिंट वगैरह नहीं देते, ऐसे मुंह पे ही दे देते। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ये चैप्टर में ये लोग मार्क्स लिटरली बांट रहे। ये डिवाइड बाय क्या होगा, 0.6 है ना, 1 - 0.4 तो 0.6, तो 1,26,000 डिवाइड बाई 0.6, तो तुम लोग का आंसर आ जाता है 2,10,000, 2,10,000, ये तुम लोग का आंसर आ जाता है। ये मेरा क्या है, 2,10,000, ये मेरा क्या है रुपीस, ये है मेरा टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट। ठीक है चलेगा, टारगेट प्री टैक्स, अगर एक बार मेरे हाथ में टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट आ गया, फिर है ना, फिर यही वाला रे, ये वाला क्या नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। देखो, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्री टैक्स प्रॉफिट, याद आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले किया। फिक्स कॉस्ट मुझे इन लोगों ने दिया है, देखो 4,90,000। ठीक है चलेगा। तो देखो, फिक्स कॉस्ट मेरा क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस ये मेरा टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट डिवाइड बाय टारगेट वॉल्यूम ढूंढ रहे हैं ना हम लोग, वॉल्यूम। सपोज यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ढूंढ रहे हैं, ये वॉल्यूम। यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे हैं क्वांटिटी। तुम लोगों को कभी क्वांटिटी पूछा होगा तो तुम लोग बोले अरे ये तो मालूम है। वॉल्यूम मतलब ही क्वांटिटी, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ठीक है चलेगा। तो फिक्स कॉस्ट हम लोग को दिया है 4,90,000, प्लस हम लोग करेंगे 2,10,000 को, तो मेरे हाथ में आ जाएगा 7 लैक्स। ये मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ये फिर 7 लैक्स कहाँ से आया, तुम लोग के लिए लिख देता हूँ, 490 प्लस 210, समझ जाओ, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ये हम लोग को देखे रखा है, ये क्या है, ये देखे रखा है ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। इसमें से ये माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को 70 बराबर, ये माइनस किया मैंने, यहाँ पे मैंने ये माइनस किया, इसमें 70 मुझे मिल जाता है। 70 को अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 10,000 बचेगा। तो मुझे 10,000 कम से कम क्वांटिटी सेल करने पड़ेंगे। इसके बाद एक बार ये हम लोग को मिलेगा ना, उसके बाद पूरा सेम ही है, पूरा का पूरा क्या कहते हैं, स्टाइल वगैरह पूरा सेम ही है, वैल्यू में भी सेम चीज़। यही यहाँ पर ये कैच था। अभी मेरे पास ये वापस है, अभी ये मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट 7 लाख लिख रहा हूँ, 7,700,000। ये जो मेरा 7 लाख है, डिवाइड बाय मैं करता हूँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो के साथ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो मेरा कितना होगा, 70 डिवाइड बाई 200, 35%। देख लो, 35%। तो यहाँ पे 7 लाख डिवाइड बाई 0.35 करोगे तो तुम लोग का आंसर मिल जाएगा, तुम लोग का 2,000, 20 लैक्स। तो 20 लैक्स का तुम लोग का ये होना चाहिए, ये यूनिट्स, इतने यूनिट सेल ऑफ करके होने चाहिए तुम लोग के, और इतना तुम लोग का रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए।
बहुत सिंपल था ना। इसका एक ही एक था, मेन चीज़ यही बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक बार ये आ गया फिर तो तुम लोग का ये आना ही था, ये तो फिर हो ही जाएगा बराबर। ठीक है। और एक सम हम लोग के पास है, इन लोगों ने दे के रखा है। देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन लोग ने देखे रखा है 80 और ये वेरिएबल कॉस्ट देखे रखा है 44। फिक्स कॉस्ट मेरा है 46,000 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हम लोग को देखे रखा है 20% एंड टैक्स रेट हम लोग को देखे रखा है 20%। अच्छा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मतलब बेसिकली ये हम लोग का ये है 20, मतलब सेल्स का मतलब मेरा कितना ये होना चाहिए, मेरा जो सेल्स है उसका कितना परसेंटेज मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम लोग को दे के रखा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे के रखा है, चलेगा। ठीक है। देखो शांति से कहते हैं, धीरे धीरे कहते हैं। अभी ये जो मेरा 80 है ना, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये कंट्रीब्यूशन ये तुम लोग को समझा क्या, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आफ्टर टैक्स मुझे दे के रखा है, मतलब ये जो हम लोग को यहाँ पे देखे रखा था ना, टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट, टारगेट ये मेरा इतना परसेंटेज होना चाहिए, 35% ऑफ सेल्स, 35% ऑफ सेल्स, ये वही है। ये 20 वहाँ पे 35 दिया था, यहाँ पे ये 20% है, ये वही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 80 करेंगे। स्टेप वन, सबसे पहला ना हम लोग एक काम करेंगे, 80 इंटू 0.2 कर देता हूँ मैं, 80 इंटू 0.2, तो मुझे कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, 16। देख लो 80 इंटू 0.2 डिवाइड बाय में क्या कर रहा हूँ मालूम, ये एक बार ये मिल गया ना, तो नाउ नाउ 16 डिवाइड बाय 0.8, ये 0.8 क्यों कर रहा है परम, तो 16 डिवाइड बाय 0.8 क्यों कर रहा है, इज इक्वल टू 20। अरे बोलना 0.8 क्यों डिवाइड बाय किया, ए क्या बोलना, देखो यहाँ पे 20% को मैं डिवाइड नहीं करूँगा क्या, अरे 1 माइनस टैक्स रेट है ये रे, 1 माइनस 0.2, 1 माइनस टैक्स रेट, ये मैं करूँगा ना, क्यों करूँगा, क्योंकि ये तो मुझे जो देखे रखा है आफ्टर टैक्स देखे रखा है, नहीं समझा, आफ्टर टैक्स मुझे जो देखे रखा है मुझे उसको प्री टैक्स लाना है, समझा कि नहीं समझा। मुझे आफ्टर टैक्स देके रखा है तो मैं प्री टैक्स के लिए क्या करूँगा, डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट करूँगा ना, तो तभी जाके मुझे ये प्री टैक्स मिलेगा, ये मुझे प्री टैक्स मिल गया। तो मतलब बेसिकली मेरा प्री टैक्स प्रॉफिट कुछ इतना होगा, 20 रुपीज़ पर यूनिट। देख देता हूँ मैं, 20 रुपीज़ पर यूनिट। ये मुझे क्या मिल गया, एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, याद आ रहा है कुछ, एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ठीक है। आ गया याद आ गया, आ गया। तो अभी मुझे एडजस्टेड कॉन्ट ए, हाँ, ये मेरा टारगेट है, रुको रुको रुको, ये मेरा जो है, ये क्या है मेरा टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट, प्रॉफिट पर यूनिट, ये मेरा टारगेट है बराबर, याद आ रहा है, हाँ याद आ गया। चलो अभी एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कॉन्ट्री मार्जिन पर यूनिट को मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस ये हम लोग का ये जो टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट है ना, वही नीचे आ जाएगा, टारगेट टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट पर यूनिट। तो ये जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो कितना था, 80, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 44, माइनस मेरा ये 20, तो मतलब मुझे कितना मिलता है, 80 माइनस 44, 36 माइनस 20, 16, 16 आ गया मेरे पास। एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, देखो 16 नहीं आ रहा है क्या रुपीज़ में, हाँ। अभी मैं टारगेट वॉल्यूम निकालता हूँ, हम लोग को क्या पूछा है, हाँ मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, फाइंड फाइंड टारगेट, रुको, टारगेट वॉल्यूम एंड टारगेट वैल्यू, ठीक है। तो अभी थर्ड स्टेप हम लोग का वही होगा, टारगेट वॉल्यूम ढूंढना है एंड टारगेट वैल्यू ढूंढना है। तो टारगेट वॉल्यूम जो था कि टारगेट वॉल्यूम कैसे ढूंढते थे, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास है तो उसको मैं सबसे पहले डिवाइड में डाल देता हूँ 16।
अच्छा, मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी ढूंढ लेते हैं ना, सी एम आर। देयरफॉर सी एम आर इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय, कंट्रीब्यूशन मार्जिन था ना मेरा 80%, तो 16 डिवाइड बाय 80%, नहीं ₹80, तो 16 डिवाइड बाय 80 करेंगे, क्या आ रहा है आंसर, 0.2 आ रहा है, 20%, दैट इज 20%। देखो दिख रहा है 20%, अब दिख रहा है। हाँ, तो चलेगा, तो यहाँ पे और टारगेट वैल्यू मेरा, या अगर मैं ढूंढने जाता हूँ, ऊपर तो फिक्स कॉस्ट कॉमन है, फिक्स कॉस्ट कितना दे के रखा है, 46,000 का फिक्स कॉस्ट इन लोगों ने मुझे दे के रखा है। ये आप लोगों को ये सम सेम लग रहा होगा ना? हाँ सेम लगना तो चाहिए ही। देखो ऊपर हम लोग ने ऐसा सेम सम सॉल्व किया है। 2875। चलो तो फिर हम लोग का मतलब यहाँ पे 2875 आंसर आ रहा है क्या, देखो 2875। एंड लास्ट में हम लोग देख लेते हैं टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू टारगेट वैल्यू देखो 46,000 तो ऊपर रहने ही वाला है। यहाँ पे हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो ले लेंगे, देखो 20%, 0.2 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्ट। 46,000 करो डिवाइड बाई 20%, 2,30,000 आ रहा है। 2,30,000 आ रहा है, देखो ये रुपीज़ में और ये यूनिट्स में, हमेशा की तरह। ओके सर जी, तो यहाँ पर आपका ये ख़त्म होता है, क्या कहते हैं, ये एक बड़ा सा पहाड़ जो था टारगेट का, डिज़ायर प्रॉफिट का जो पहाड़ था, वो हम लोग का ख़त्म होता है प्री टैक्स। तो हम लोग ने यहाँ पे ये सब पूरा का पूरा कुछ देखा। ठीक है चलेगा, चलो यहाँ पे फाइनली हम लोग को दो चीज़ें और है बाकी कवर करनी है। चलो देखते हैं, जरा सा शांति से बैठ जाना और शांति से देख लेना कि ये क्या चीज़ है। एंड सुनो पहले तो, यूजिंग ब्रेक इवन एनालिसिस इन डिसीजन मेकिंग। अब हम लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड की, रियल लाइफ की, कंपनी की बात कर रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस को कैसे यूज़ कर पाएंगे और उसका बेनिफिट हम लोग कैसे उठा पाएंगे। तो देखो यहाँ पर हाँ, हम लोग ने एक चीज़ लिखी है, डिटरमाइनिंग इफ कंपनी शुड इंक्रीज फिक्स मार्केटिंग कॉस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल। मतलब मुझे ये जानना है कि क्या मेरे कंपनी को फिक्स मार्केटिंग कॉस्ट जो है, ये मार्केटिंग कॉस्ट है, ये तो फिक्स ही होने वाला है। एक बार मैंने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिया, वो कर दिया, वो फिक्स्ड है। तो ये जो मेरा फिक्स मार्केटिंग कॉस्ट है इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल, मतलब कि सपोज मैं मार्केटिंग कॉस्ट इनकर करता हूँ, बैर करता हूँ, तो क्या मेरा अच्छा खासा इम्प्रूव होगा, मेरा सेल्स इम्प्रूव होगा। तो ये मुझे डिटरमाइन करने के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी मतलब काफ़ी। मैंने यहाँ पे नीचे एक सबसे अच्छा वाला सम दे के रखा है, ये सम आपको समझ गया, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, पक्का बैठ जाएगा। एक बार सुन लो शांति से। डिटरमाइनिंग इफ कंपनी शुड क्या है, इंक्रीज फिक्स मार्केटिंग कॉस्ट, मतलब ऑलरेडी कंपनी का फिक्स कॉस्ट तो है ही, देखो यहाँ पे मैंने किया लिखा है 4,90,000, दिस इज द फिक्स कॉस्ट विच द कंपनी इज ऑलरेडी bearing. Now the company is planning to increase its fixed cost and incur more fixed cost देन दिस 4,90,000। इसके ऊपर ऊपर वो चाहता है कंपनी कि वो और फिक्स कॉस्ट को बैर करे और इनकर करे। तो देखो, इफ़ कंपनी इनकर्ड मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ 70,000, अगर कंपनी ने मार्केटिंग कॉस्ट इनकर किया 70,000, देन सेल्स, यहाँ पे ई आएगा, ये क्या मालूम मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, देन सेल्स क्वांटिटी विल बी इंक्रीज बाय 2,000 यूनिट्स। ओके ठीक है जी, चलेगा। मतलब मेरा जो सेल्स क्वांटिटी जो है ना, सेल्स क्वांटिटी वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा 2,000 यूनिट्स से। ये ध्यान से पढ़ने का, कभी भी तुम लोग को कभी ऐसा भी दिया जा सकता है कि विल बी इंक्रीज टू, यहाँ पे अगर इन केस टू हो जाता ना,
तो पूरा का पूरा मतलब बदल जाता। और सपोज लिखा होता 10,000, क्योंकि ये 8,000 है ना, तो 8,000 मतलब वो ऐसा कहना चाहता कि वो 10,000 हो जाता था। यहाँ पे इन लोग ने सिंपल सा बोला है कि बाय बाय मतलब ये इसके ऊपर और 2,000 से बढ़ जाएगा अगर वो इनकर कहते हैं 70,000। तो शुड कंपनी इनकर मार्केटिंग कॉस्ट, इतना इन लोग ने बता के रखा है। सेकंड मेथड करेंगे। सबसे पहला जो हम लोग का मेथड है, पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग सेकंड मेथड करेंगे। ये जो आपका है ना, इसको नाम दे के रखा है, इसको अच्छा सा नाम दे के रखा है कि बॉस आपका है, एक मिनट, हाँ ये, हाँ, एक को नाम दे के रखा है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट अप्रोच। हम लोग का आंसर शुरू हो गया, इंडिपेंडेंट अप्रोच। अभी इस इंडिपेंडेंट अप्रोच में क्या होता है देखते। सबसे पहले होता है कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंट, प्रेजेंट और प्रपोज। सिंपल सा है, सिंपल सा। ये हम लोग को अगर सपोज एक लेमैन ये क्या करता था, अगर उसको ये सब कुछ मालूम नहीं होता था, तो वो देखता था कि सिंपल सा है कि अगर सपोज मेरा प्रेजेंट में मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये मेरा कितना है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा प्रेजेंट में है। देखो, इसमें से ये माइनस किया तो तुम लोग को मिल जाएगा 70, बराबर है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, हाँ, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ₹70। तो ये मेरा फ़िलहाल का 70 मेरा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, चलेगा। इन लोग ने ना, देखो हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग मार्केटिंग कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, यानी कि फिक्स कॉस्ट बढ़ने वाला है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या कुछ भी चेंजेस बोले, वेरिएबल कॉस्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं बोले। हाँ, ये ज़रूर बोला है कि मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा यूनिट्स, मेरी यूनिट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ये ज़रूर बोला है, यानी कि 2,000 से इंक्रीज़ हो जाएंगे, मतलब 8,000 की जगह पे 2,000 अब से हो जाएगा। मगर ऐसा थोड़ी बोला है कि मेरा सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है या समथिंग वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ कि आपका ये भी 70 रहेगा प्रपोज्ड। देखो, समझा? चलो नेक्स्ट। अभी ऐसे कितनी यूनिट्स बनाता है फ़िलहाल हाल ही में, जब उसने ये वाला मतलब जब उसने मार्केटिंग कॉस्ट इनकर नहीं किया एक्स्ट्रा 70,000, तो तभी वो बनाता है इनटू नंबर ऑफ़ यूनिट्स, में यहाँ पे लिख रहा हूँ इनटू नंबर ऑफ़ यूनिट्स। तो प्रेजेंट सिचुएशन में वो बनाता है कुछ तो 8,000, मगर प्रपोज में वो क्या करेगा मालूम है? 8,000 तो बनाएगा प्लस 2,000। समझा? देखो ना, तुम लोग का ये प्रेजेंट देखो, 2,000 वो एक्स्ट्रा बनाने वाला है ना, तो 2,000 बाय 2,000 इंक्रीज बाय 2,000, तो मतलब 8,000 के ऊपर ऊपर और 2,000 बनाएगा, मतलब टोटल 10,000 बनाएगा, बराबर। तो 70 इंटू 8,000 कितना आएगा? 56 आएगा। 5,60,000 कितना आएगा? 5,60,000 आएगा। और यहाँ पे 70 इंटू 10,000, तो तुम लोग का 7 lakhs आ जाएगा, बराबर है। ये तुम लोग का क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, ये तुम लोग का टोटल कंट्रीब्यूशन है। शांति से जाएंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग ने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हम लोग ने निकाला, वो हम लोग को मिला ऊपर सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। एक बार ये हो गया, फिर मैंने किया उसको मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ। नंबर ऑफ़ यूनिट्स मेरे प्रेजेंट में 8,000 बन रहे, मगर प्रपोज में मेरे 10,000 यूनिट्स बन रहे। ठीक है, तो ये जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये आंसर आ गया फाइनली, बराबर है। अभी यहाँ पे से मैं इसमें से मैं डिडक्ट करूँगा फिक्स कॉस्ट। मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट ही चाहिए ना, तो मैं प्रॉफिट को ही कंपेयर करूँगा ना कि मुझे प्रॉफिट किस में ज़्यादा बन के निकल के आ रहा है। अगर ये प्रपोज में हो सकता है कि प्रॉफिट उतना नहीं बन रहा है जितना प्रेजेंट में बन रहा है, तो हम लोग वो जो हम लोग का डिसीजन है उसको कैंसिल कर देंगे। वो जो सजेशन आया है बेसिकली हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे कि यार नहीं नहीं बेयर करना है मुझे इतना एक्स्ट्रा मार्केटिंग कॉस्ट। देखते तो है, चलो
तो लेस यहाँ पर फिक्स कॉस्ट मेरा प्रेजेंट में कितना हो रहा है, इनकर प्रेजेंट में मेरा 490 हो रहा है, 4,90,000 ये मेरा प्रेजेंट में फिक्स कॉस्ट बैर होकर के हो रहा है। तो 560 माइनस 490 करोगे तो तुम लोग को कुछ आंसर आ जाता है 70,000। देख लो 70,000 आ रहा है। और यहाँ पे तुम लोग का फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट ही रहने वाला है 490 यहाँ पे भी। ए देखो देखो देखो। हाँ, चलो नेक्स्ट अभी इसको लेस कर लेते हैं। ठीक है। नहीं, इसमें एक और चीज़ ऐड करना है। क्या ऐड करोगे, ये यहाँ पे देखो, तुम लोग को दिखाता हूँ मैं। ये 70,000 कौन ऐड करेगा? 70,000 यहाँ पे ऐड करना है फिक्स कॉस्ट। मैंने प्रपोज में 70,000 बढ़ाया ना, 70,000 मैंने मार्केटिंग कॉस्ट और इनकर किया, ये फिक्स कॉस्ट है मेरा, तो इसको तो मैं ऐड करूँगा ही करूँगा, बिल्कुल करूँगा। तो यहाँ पे मैं अगर इसको 70,000 से बढ़ाता हूँ तो कितना हो जाता है मेरा, टोटल कितना हो जाता है देखो, 490 प्लस 70, 560 होना चाहिए, 560। तो मतलब 700 माइनस 560, तो यहाँ पे 140 होता है तुम लोग का। यहाँ पे कितना होता है 140,000, आई मीन 1,40,000, एंड ये आप लोग का हो गया 70,000। 70,000 कितने से बढ़ रहा है ये परम, आप बोलोगे परम प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है 70,000 से, 70,000 से बढ़ रहा है। तो आप बोलोगे कि हाँ हाँ प्रपोज वाला एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब मैं अगर एक्स्ट्रा मैं 70,000 बैर कर रहा हूँ तो मुझे 70,000 मेरा प्रॉफिट भी तो एक्स्ट्रा हो रहा है। अगर मैं 70,000 एक्स्ट्रा बैर कर रहा हूँ तो मतलब मुझे मेरे 2,000 क्या बोलते हैं 2,000 यूनिट्स ज़्यादा बिकेंगे। और एक बार और अगर वो 2,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स बिकते हैं तो मेरा 70,000 का प्रॉफिट भी हो रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट, एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट, मतलब टोटल तो मेरा 1,40,000 हो रहा है। ठीक है चलेगा। अभी ये तुम लोग का है, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट अप्रोच, और ये लेमैन करता है, नॉर्मल पर्सन। और इसके बाद हम लोग ने जो सीखा है और हम लोग जो पढ़े, हम लोग उस मेथड से अभी करने जा रहे हैं। इतना सिंपल है और इतना जल्दी आंसर आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो, उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल, हाँ, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। अभी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना होगा, मुझे एक बात बताओ, एक्स्ट्रा यूनिट आप लोग ने कितने सेल किए? 2,000। ये इंक्रीमेंटल है, मैं बोल रहा हूँ इंक्रीमेंटल मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कितना होगा, मतलब ऑलरेडी जो है उस पर और इंक्रीमेंट, मतलब एक्स्ट्रा कितना है, तो 2,000 मेरा एक्स्ट्रा सेल ऑफ हो रहा है। 2,000 और इनटू प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 70, 70 था नहीं, 200 थी सेलिंग प्राइस, 200 थी ना सेलिंग प्राइस, और मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या था, मेरा वेरिएबल कॉस्ट था मेरा 130। ये बेसिकली ये मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट चाहिए थे, तो मैं इंटू 70 कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली 70 कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए, डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो इसलिए मैंने 2,000 इंटू 70 किया, मुझे कितना मिलेगा, 1,40,000 मिलेगा। देखो हम लोग यहाँ पे कितनी मुश्किल ही से यहाँ तक पहुँचे थे, ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप में हो गया यार बॉस। ये हम लोग का ब्रेक इवन का इतना फ़ायदा होता है। 2,000 हम लोग ऐसे यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ कि इंक्रीमेंट तुम लोग का कॉस्ट कितना आ रहा है, इंक्रीमेंटल, इमेंटल कॉस्ट, हाँ इंक्रीमेंटल कॉस्ट तुम लोग का कितना आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि 7, मेरा इंक्रीमेंटल जो कॉस्ट है ना, मेरा एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना हो रहा है और मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना हो रहा है। सी यहाँ पे देखो, मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना जा रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस फिक्स कॉस्ट, मेरा एक्स्ट्रा 70,000 जा रहा है, बराबर 70,000 मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है, बराबर। पहले मेरा 4,90,000 जाता था, अभी एक्स्ट्रा कितना जा रहा है, 70,000 जा रहा है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज़ 70,000, 70,000। अब मैं इसको ना माइनस कर दूंगा, 1,40,000 माइनस 70,000, आपका आ गया 70,000। ये फाइनल आंसर आपका आ गया, यही था, बस आपका फाइनल आंसर आ गया। मतलब यहाँ पे रिकमेंडेशन या फिर कंक्लूजन लिख देने का, फाइनली कंक्लूजन, कंक्लूजन लिख देने का, वी रिकमेंड कंपनी, रिकमेंड कंपनी टू bear extra
70,000। तुम लोग भी क्या करो, ऐसे है ना, एग्जाम में 70K लिख के आना, अच्छे वाले मार्क्स मिलेंगे। देखो, वी रिकमेंड कंपनी टू बेयर एक्स्ट्रा 70,000 फॉर मार्केटिंग मार्केटिंग एक्सपेंस बिकॉज बिकॉज दैट इज generating extra rupees 70,000 of profit। ओके, ठीक है, चलेगा। इतना समझा आप लोगों को? यही था तुम लोग का, ये एक्स्ट्रा स्पेस छूट गया मेरे से। हाँ, देखो एक और एक सम सॉल्व कर लेते हैं। एक और एक सम है। कंपनी हैज़ सेल्स ऑफ 5 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट है हम लोग का 3 lakhs का। सेल्स कितना है? 5 lakhs का। वेरिएबल कॉस्ट है 3 lakhs का, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेरा है 2 lakhs का। प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेरा कितना है? कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू ₹2 lakhs। प्री टैक्स प्रॉफिट मेरा है 1,50,000 का। if the company increase the sales price per unit by 10% and fixed cost reduced by 20% and left variable cost per unit unchanged। अच्छा, ये कहना क्या चाहता है कि अगर इफ़ कंपनी इंक्रीज सेल्स प्राइस, मतलब सेल्स प्राइस को बढ़ा देते हैं 10% से, यानी कि ये जो 5 lakhs है ये कितना हो जाएगा? मतलब यहाँ पे सपोज मैं बोलता हूँ कि 5 लाख को ये हो जाएगा 10%, मतलब 5,50,000। 5,50,000 हो जाएगा। उन्होंने बोला कि वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का अनचेंज होने वाला, मतलब वेरिएबल कॉस्ट उतना का उतना ही रहने वाला है। तो 2,50,000, 2,50,000 ये मेरा आ जाता है। उन लोग ने ये भी बोला है साथ ही में कि मेरा जो ये है ना, क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा बाय 20%। ये मेरा सेलिंग प्राइस, सेल्स मेरा बढ़ रहा है 10% से, और मेरा फिक्स कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा बाय कितना? 20%। मेरा फिक्स कॉस्ट जो भी है होगा वो मेरा रिड्यूस हो जाएगा बाय 20%। एंड व्हाट वुड बी द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। अभी उन लोगों ने पूछा है कि नया ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स क्या होगा मेरा। देखो सोचो, तुम लोग ट्राई करो सेल्स। मैंने तुम लोग को इधर तक तो सॉल्व करके दे दिया, इसके पीछे बहुत सिंपल है। तुम लोग ट्राई करो सिर्फ। तुम लोग को मैं एक और एक हिंट दे दूँ। ये देखो यहाँ पे, ये अगर मेरा 2 lakhs हो रहा है ना, और उन लोगों ने मुझे बताया है कि मेरा प्री टैक्स प्रॉफिट कितना है। ये सुनो, ये 2 lakhs मुझे कैसे आया? मुझे 5 lakhs माइनस 3 लाख, ये जो मैंने किया 5 lakhs माइनस 3 लाख मैंने जब किया तब मुझे 2 lakhs आ गया, मतलब बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। इसमें से अगर मैं, ये जो है ना, ये मेरा फिक्स कॉस्ट है, और आप लोग फिक्स कॉस्ट के लिए फ़िलहाल रो रहे हो, मतलब फ़िलहाल आप फिक्स कॉस्ट को ही ढूंढ रहे हो। तो मतलब इसमें से आप फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। अच्छा, इन लोग ने प्रॉफिट तो देखे रखा है, देखो 1.5 लाख, ये 1,50,000 है। 1.5 लाख इन लोगों ने प्रॉफिट तो देखे रखा है। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस वही आएगा, 0.5 लाख 50,000। यानी कि बेसिकली मेरा फिक्स कॉस्ट ये रहा, यही मेरा फिक्स कॉस्ट है, यही मेरा फिक्स कॉस्ट है। मिल गया फाइनली। मैं ना इसको सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये क्या कहते हैं, हम लोग को डायरेक्ट नहीं आया, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हम लोग को ये आया। अच्छा, ये जो, अच्छा सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे देखा कि न्यू ब्रेक इवन इन सेल्स वैल्यू, इन लोग ने वैल्यू पूछा है। वैल्यू से कुछ याद आ रहा है क्या? कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो ढूंढ रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो मुझे इन लोग ने क्या देके रखा था, वो हम लोग एक बार देख लेते। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो मैं ढूंढूंगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, यानी कि मेरा 250 के डिवाइड बाय 550 के, 550 के
तो मुझे कुछ आंसर आएगा 45.45%, ऐसा मुझे कुछ तो आंसर आ रहा है। 45.45%, ये 0.45 आ रहा है, 0.45 बराबर। तो ये मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो तो मिल गया। अब ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का मुझे करना क्या है, उसको होल्ड करते। एक बार ये आ गया ना, आपका काम बहुत इजी हो गया। अच्छा सुनो, यहाँ पे ये जो फिक्स कॉस्ट है, ये जो फिक्स कॉस्ट है, ये कितना था हम लोग का? 50,000 हम लोग को मिला, 0.5 लैक्स है ना, ये 5 लैक्स है, 0.5 लैक्स। तो 50,000 हम लोग का फिक्स कॉस्ट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। रुको, ये देखो, ये दिख रहा है फिक्स कॉस्ट रिड्यूस्ड बाय 20%, मतलब कि 40,000 हो जाएगा। देखो शांति से देखो, फिक्स कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। ये प्रपोज वाला ना हम लोग का, प्रपोज में फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। अरे रिड्यूस हो जाएगा ना 20% से। हाँ, तो मतलब 2,10,000 ये मेरा प्रॉफिट समथिंग आ रहा है। इन लोगों ने मुझे क्या पूछा है? न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स वैल्यू। अभी ब्रेक इवन हम लोग सेल्स वैल्यू मतलब क्या, ब्रेक इवन हम लोग कैसे ढूंढते थे? ब्रेक इवन का एक फॉर्मूला था, याद आ रहा है? ब्रेक इवन, ब्रेक इवन इन वैल्यू, याद करो पहला लेक्चर। सॉरी, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्री, ये वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का आना है। हो गया आपका काम, 40,000। इन लोग ने न्यू पूछा है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान, इतना पढ़ने के बाद हो सकता था यहाँ पे ओल्ड लिख देते थे, तो मतलब इतना किया हुआ पूरा टाइम पास, क्योंकि इसी में से आंसर निकल जाता था। ये ओल्ड है ना हम लोग का, ये प्रपोज वाला है, ये ओल्ड वाला है। तो ये ध्यान देने का, ये न्यू इन लोग ने बताया ही है, न्यू न्यू। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ने फिक्स कॉस्ट भी नया वाला लिया है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी यहाँ पे दूसरा था, यहाँ पे 45% आ जा रहा है। यहाँ पे 45% नहीं आता था, तुम लोग सॉल्व करके देख लेना एक बार, कुछ और ही आ रहा है। 40% आ रहा है, 40%। हाँ, तो यहाँ पे 40 लिख देता हूँ, 0.45, यहाँ पे ना 0.45 ऐसे करते रहो। ऐसे 2-3 बार लिखोगे ना, आप लोगों को ये आंसर आ जाएगा। 0.45 ऐसे 2-3 बार ये लिखोगे ना, तो आप लोगों को वही आंसर है, 45. मैं अपना नहीं लिख रहा हूँ, मन का। 88,000 फाइनली। ये बहुत अच्छा वाला सम था, बहुत ही अच्छा वाला सम था। इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, एंड इतना डिफिकल्ट नहीं था मेरे हिसाब से। देखो ना, सबसे पहले प्रपोज वाला हम लोग ने ढूंढ लिया, और फिर न्यू के हिसाब से पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया, तो इट वॉज नॉट दैट चैलेंजिंग। वैसे तो कोई भी चैलेंजिंग नहीं था, ये कंपैरेटिवली आपको थोड़ा लगा होगा, बट ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रुपीज़ वैल्यू है ना, ₹88,000। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। यहाँ पे अभी हम लोग का आज का लेक्चर ख़त्म होता है। घर पे बैठना और शांति से पूरे इस पूरे कंसेप्ट को आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आप लोग ने इसको नोटबुक में लिखा है, अगर नहीं लिखा तो वापस पूरा लेक्चर देख के शांति से लिख सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। सीवीपी एनालिसिस का एक लास्ट लेक्चर, आई थिंक एक लास्ट ही लेक्चर होगा वो, सीवीपी एनालिसिस का वो बाकी रहेगा, वो हम लोग अगले वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर सीवीपी एनालिसिस वुड बी डन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग विद मी। टेक केयर, बाय बाय।